ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। आज हम ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में देखेंगे। देखो क्या हुआ है, रिसेंटली G20 का समिट हमारे इंडिया में हुआ। अब इस G20 के समिट में डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए, जैसे दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के ऊपर बात हुई और कैसे हम वेरियस कंट्री के साथ मिलकर रिसोर्स जनरेट कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। देखो, पहले ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से जाने से पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं ताकि जो नए स्टूडेंट हैं उनको क्लियर हो जाए। देखो, बायोफ्यूल क्या होता है? बायोफ्यूल होता है कोई भी सोर्स है, जैसे मान लेते हैं हमारा गेहूं है। अब गेहूं से निकला हुआ स्ट्रॉ, उसके थ्रू जो बनती है चीज़, उसे हम क्या कहते हैं? बायोफ्यूल कहते हैं। उससे भी एक फ्यूल बनाया जा सकता है, ठीक है। और गेहूं से, खास तौर से गेहूं को फर्मेंटेशन के थ्रू फर्मेंट करके उसको फ्यूल बनाया जा सकता है, उसे बायोफ्यूल कहते हैं। मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हैं, जो हमारे पास बायोफ्यूल डिफरेंट टाइप का बायोफ्यूल है, मतलब हमारे पास बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, उनसे बायोफ्यूल बनाया जाता है। और ये फ्यूल जो है ब्लेंड किया जाता है हमारे पेट्रोल के साथ। कि किस तरह से पेट्रोल के साथ इथेनॉल, मतलब बायोफ्यूल का मतलब हो गया इथेनॉल, और इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स करेंगे। देखो, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी फर्स्ट टाइम 2003 में। इसमें डिसाइड हुआ था कि हम जो है 5% ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल के साथ एवरीवेयर। मगर ये टारगेट अचीव नहीं हो पाया था। क्यों नहीं अचीव हो पाया था? कि गवर्नमेंट इतनी एग्रेसिव नहीं थी और गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी। धीरे धीरे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अपने इनिशिएटिव को बढ़ाया। 2018 में नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी अगेन आई और उसमें बहुत एम्बिशियस टारगेट डिसाइड हुए, जिसे गवर्नमेंट ने डे टू डे, ईयर बाय ईयर अचीव भी किया। अब देख लेते हैं, देखो बायोफ्यूल की जनरेशन क्या होती है। ये आपके प्रीलिम्स में भी काम आ सकता है और आपके मेंस में भी काम आ सकता है। देखो, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल क्या होते हैं? फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल उन्हें कहा जाता है, या फिर रिसोर्सेज उन्हें कहा जाता है जो खाने के प्रोडक्ट हैं। देखो, मक्का खा सकते हैं हम, मगर इससे हम इथेनॉल भी बना सकते हैं। गेहूँ खा सकते हैं हम, इथेनॉल भी बना सकते हैं। बारले, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। सेकेंड जनरेशन में क्या है? जो वेस्ट निकला, मतलब गेहूं से गेहूं निकाल लिया, मगर उसका स्ट्रॉ जो निकला उससे हम बना सकते हैं, वुड से बना सकते हैं, ग्रास से बना सकते हैं। थर्ड जनरेशन और एडवांस हो गए हमारे साइंटिस्ट ने कहा भाई हम एल्गी से भी बना सकते हैं। बहुत सही, मगर हमें ये समझ में आ गया कि बायोफ्यूल से हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब स्ट्रॉ वगैरह से, या फिर जो हमारे खाने के प्रोडक्ट हैं इससे क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। देखो, बायोफ्यूल से जो इथेनॉल बनाया जाता है उसकी ब्लेंडिंग की जाती है, तो इंजन में मॉडिफिकेशन की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। इंजन को मॉडिफाइड किया जाता है मगर इतना ज़्यादा इंजन को मॉडिफाइड करने की ज़रूरत नहीं है। मगर जबकि अदर रिसोर्सेज में, जैसे बैटरी वाला केस हो गया और अदर केसेस हो गए उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें मॉडिफिकेशन की। मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताने वाला था आपको कि गवर्नमेंट ने जो ये बायोफ्यूल से रिलेटेड पॉलिसी बनाई है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई है, रिसेंटली आपने देखा होगा शुगर केन जूस का बहुत यूज़ किया जा रहा था, मगर हम जैसे गन्ने का जूस का। इससे क्या हो रहा था, किसान अपनी आय को अच्छा कर रहे थे, दुगनी आय की तरफ बढ़ रहे थे और इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ रहा था, ब्लेंडिंग हो रही थी। मगर एक दूसरी तरफ क्या क्राइसिस इमर्ज होकर आया कि कंजम्पशन सेक्टर में शुगर के दाम बढ़ने लगे। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब शुगर केन का प्रोडक्शन किसी और फील्ड में ज़्यादा यूज़ होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कंजम्पशन में बढ़ेंगे। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया था, बैन भी लगाया था, शुगर केन के जूस को आप थोड़े दिन के लिए इथेनॉल के प्रोडक्शन में नहीं यूज़ कर सकते। तो इस तरह के क्राइसिस इमर्ज होते आते हैं। अब देख लेते हैं हम, बेसिक चीज़ मैंने बता दी, बायोफ्यूल क्या होते हैं, क्यों यूज़ होता है, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। अब देख लेते हैं क्या हुआ है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया है किसने? हमारी इंडिया ने। ये लॉन्च किया गया किसके साथ मिलकर? सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, यूएसए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस एंड यूएई। अगर आपको वीडियो स्लो लगती है तो आप
यूट्यूब में जाकर 1.5 की स्पीड या 2 की स्पीड से सुन सकते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें प्लीज़, ठीक है। तो आगे क्या बताया गया है, ये जो अलायंस है ये रिपोजिटरी की तरह वर्क करेगा, जहां पर नॉलेज शेयर करके उसकी डेटा एनालिसिस किया जाएगा और एक एक्सपर्ट हब बनाया जाएगा, जहां पर पर्टिकुलर कंट्री के साइंटिस्ट अपने व्यूज़ देंगे, उनके व्यूज़ को एनालिसिस किया जाएगा और बायोफील्ड के क्षेत्र में क्या एडवांसमेंट ला सकते हैं ये सब किया जाएगा, ठीक है। अब एम क्या है, देखो कैटालाइट प्लेटफॉर्म, मतलब इस प्लेटफॉर्म को कैटालिटिकली यूज करना, क्रिटिकली एडवांसमेंट लाना और फॉस्टर करना ग्लोबल कोलैबोरेशन को। हम ग्लोबल कोलैबोरेशन का यूज करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं और हम इस क्षेत्र में एडवांसमेंट ला सकते हैं, अपने इंपोर्ट बिल डिक्लाइन कर सकते हैं और आने वाले फ्यूचर में होने वाले पेट्रोल खत्म जो हो रहा है उसमें हम क्या है अपने इथेनॉल का यूज कर सकते हैं। अब क्या है, प्रेजेंट ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस मेंबर इंक्लूड, मतलब क्या है, प्रेजेंटली G7 के 7 मेंबर इसमें इंक्लूड हैं केवल, जैसे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, इंडिया, इटली, साउथ अफ्रीका, USA, ठीक है। 4 इन्विटी इसमें इंक्लूड है, बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस, UAE। 8 नॉन G20 मेंबर हैं, जैसे आइसलैंड, केन्या, गुयाना, प्रागु, सिचिल, श्रीलंका, युगांडा, फिनलैंड। ये आपको याद नहीं होगा, प्लीज़ इसको याद करने की कोशिश मत करना, आप एक बार देख लो, आप उसमें लिख सकते हो कि G20 के कितने मेंबर इंक्लूड हैं। 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये क्या कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज दे रहे हैं कि किस तरह से बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में फाइनेंस किया जाए, ताकि जितना फाइनेंशियल मदद हो तो उससे बायोफ्यूल अलायंस को मजबूती मिले और हमारे बायोफ्यूल के सेक्टर में बहुत ज़्यादा तरक्की आए, ठीक है। इस तरह की बात की गई यहाँ पर। अब सिग्निफिकेंस क्या है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का, पहला सिग्निफिकेंस है डेवलप एक मार्केट फॉर बायोफ्यूल। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब इतना बड़ा अलायंस बनेगा तो हर कंट्री बायोफ्यूल परचेज करना चाहेगी, उसमें इनोवेशन आएगा, मार्केट में डेवलपमेंट आएगा। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है कि स्टेबल मार्केट होगी, बायोफ्यूल में ज़्यादा एकदम बढ़ोतरी नहीं आएगी, प्राइस में एकदम घटाव नहीं आएगा और वर्चुअल मार्केट प्लेस बढ़ेगा, टेक्निक प्रोवाइड होगी और डिमांड एंड सप्लाई की मैपिंग हो सकेगी। रोबस्ट स्टैंडर्ड, जब हम ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाएंगे तो एक स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे ताकि कैसे डेवलपमेंट किया जाए, उसको अडॉप्ट किया जाए और एक स्टैंडर्ड जो वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जाए और बायोफ्यूल कंपनी को हम इंसेंटिव दे सकें और उसके ट्रेड को फैसिलिटेट कर सकें, ठीक है। 2 पॉइंट देखे हमने सिग्निफिकेंस में, डेवलप ए मार्केट फॉर बायोफ्यूल, रोबस्ट स्टैंडर्ड, कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट एफर्ट। भाई ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि ग्लोबल सस्टेनेबल बायोफ्यूल प्रोडक्शन को ट्रिपल कर देना चाहिए 2030 तक, अगर हम क्लाइमेट से टैकल करना चाहते हैं। तो इसके लिए 2050 का जो नेट ज़ीरो का टारगेट है उसको अगर हम अचीव कर लेते हैं तो बायोफ्यूल के क्षेत्र में हम बहुत तरक्की कर जाएंगे और क्लाइमेट को भी टैकल कर लेंगे। नेट ज़ीरो का देखो ये मतलब होता है, आप नेट ज़ीरो एमिशन का मतलब यहाँ समझ लो कि जितना हम कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, उत्सर्जन का मतलब निकाल रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, उतना ही हम माइनस कर दे रहे हैं फॉरेस्ट लगाकर बायोफ्यूल के प्रोडक्शन से। तो इससे क्या हो रहा है, नेट ज़ीरो हो जा रहा है, इसी को हम नेट ज़ीरो एमिशन कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, डीकार्बनाइज ट्रांसपोर्ट सेक्टर। भाई वर्ल्ड में जितना ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो ग्रीन हाउस गैस में 1/4 जो है रिस्पॉन्सिबल है कार्बन इमिशन के लिए, ठीक है। तो डीकार्बनाइज करना इसको बहुत ज़रूरी। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि बायोफ्यूल से रिलेटेड लोग प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहते हैं, लोगों को लगता है ये ख़राब है, ये है वो है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम करते हैं तो हम बायोफ्यूल के फील्ड में और अलायंस में बहुत तरक्की ला सकते हैं। जैसे मैंने बताया, डेवलप ए मार्केट फॉर बायोफ्यूल, रोबस्ट स्टैंडर्ड, कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट एफर्ट, डीकार्बनाइज ट्रांसपोर्ट सेक्टर और अवेयरनेस। डेटा बैंक क्या कहता है, अब डेटा बैंक में क्या बताया गया है कि 80% ऑफ ग्लोबल सस्टेनेबल बायोफ्यूल प्रोडक्शन इज कंसंट्रेटेड इन जस्ट 4 मार्केट। मतलब केवल 4 मार्केट में 80% ग्लोबल बायोफ्यूल का प्रोडक्शन होता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, यूरोप, इंडोनेशिया।
ये 4 मार्केट, 4 कंट्री ही बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में हावी हैं। तो हमारी इंडिया गवर्नमेंट का कहना है कि बायोफ्यूल प्रोडक्शन की मार्केट आप बढ़ाइए, जिससे क्या हो, लोगों को लगे कि उनके इनकम में बढ़ोतरी हो रही है, पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, डीजल सस्ता मिल रहा है। ठीक है, अब बेनिफिट क्या क्या होंगे, इससे क्या होगा, जो हमारे इनिशिएटिव हैं जैसे पीएम जन जीवन योजना, सतत, आपको सतत में प्रीलिम्स में भी पढ़ा चुका हूँ, गोवर्धन योजना, इससे बल मिलेगा और ये इनिशिएटिव और तेजी से बढ़ेंगे। फार्मर्स की इनकम दुगनी होगी। आप जानते ही हैं इंडिया गवर्नमेंट का 2022 तक टारगेट था, मगर इंडिया गवर्नमेंट उसे अचीव नहीं कर पाई। तो उसके बाद क्या हुआ कि इंक्रीज फार्मर प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी मिलेगी और जॉब क्रिएशन होगी। ऑयल की डिपेंडेंसी, भाई हम 80% ऑयल, जो क्रूड ऑयल है वो फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं। हमारा कितने इंपोर्ट बिल होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे डिक्लाइन होते हैं, फॉरेन करेंसी डिक्लाइन होती है, तो ऑयल की डिपेंडेंसी घट जाएगी। ठीक है, अब जो नेशनल टारगेट है, जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में हमने टारगेट रखा है कि 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल के साथ, 25 तक उनको हम इजीली अचीव कर सकते हैं। एडिशनल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी इंडियन इंडस्ट्री को। ठीक है, तो इस तरह के बेनिफिट देखने को मिलेंगे। अब चैलेंजेस क्या, क्लियर डेफिनेशन। भाई बहुत सी सारी कंट्री हैं जो बायोफ्यूल को कह रही हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। आप कह रहे हैं इससे क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ये होगा वो होगा। कंट्रीज का कहना है इट्स नॉट अ सस्टेनेबल प्रोडक्शन, मीन्स टू से दे वांट टू से कि ये प्रोडक्शन जो है ये सस्टेनेबल नहीं है, इससे भी मीथेन का उत्सर्जन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी। तो इस तरह के क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं। तो कहना है कि इसमें क्लियर डेफिनेशन होना चाहिए, ये एक चैलेंज है। कौन सा, लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशन। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, भाई डेवलप्ड कंट्री अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करना चाहती हैं, सीक्रेसी रखे हुए हैं। क्यों वो ट्रांसफर करें, क्योंकि उन्होंने रिसर्च की है, बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च किया है। जो डेवलप्ड कंट्री होती है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत कम जीडीपी का खर्च करती हैं, जिससे क्या होता है कि इनोवेशन नहीं आती है, केवल प्रोडक्शन होता रहता है और कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। आगे क्या बताइए, जियो पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। आप जानते ही हैं चाइना का कैसे इशू इमर्ज रहता है, कैसे लड़ाइयाँ वर्ल्ड लेवल पर चलती रहती हैं। स्लो ग्रोथ, भाई कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई एक्सेलरेटेड ग्रोथ होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आना चाहिए, एक कंट्री को दूसरी कंट्री सपोर्ट करना चाहिए, साल में 2 बार मीटिंग होना चाहिए, ये कुछ नहीं हो। प्रोडक्शन रिलेटेड चैलेंजेस, अब प्रोडक्शन रिलेटेड चैलेंजेस मैंने बता दिया, टेक्नोलॉजी नहीं है आपके पास, फूड इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है कि आप बायोफ्यूल के लिए यूज़ कर सकते। शुरू में ही मैंने बताया कैसे शुगर केन पे इंडियन गवर्नमेंट ने रोक लगाया उसको यूज़ करने के लिए। क्रॉपिंग पैटर्न आपका गड़बड़ है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं आ रही है, फीड स्टॉक नहीं है जिसके द्वारा बनाया जाए। तो आप ओवरऑल ये कह सकते हैं कंक्लूजन में कि वर्ल्ड लेवल पर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस वर्क कर सकता है, मगर हमें क्या है, एक अच्छे रिसोर्स जनरेट करना चाहिए, एक कंट्री को दूसरी कंट्री का सपोर्ट करना चाहिए और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाना चाहिए। दैट्स अ 2 लाइन, क्या हो गया, ये 2 लाइन का हमारा कंक्लूजन हो गया। तो ये हमने इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो हमें टेलीग्राम चैनल पर बताइए। अगर स्लो लग रही है वीडियो तो आप 2 की स्पीड से यूट्यूब पर सुन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।